हमने कल देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और स्ट्रेस के कारण जो ऑब्जेक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ ये हमें बोलता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इसका बोलने का मतलब ये है कि तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना तुम्हें बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं m, और ये हो जाएगा m इंटू स्ट्रेन। अब इधर स्ट्रेन मल्टीप्लीकेशन इधर आया तो डिवाइड, तो हमारा क्या हो गया? m इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये m का मतलब क्या होता है? m को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, हुक्स लॉ ने ये बताया कि तुम जिस बॉडी पे तुम जितना स्ट्रेस लगाओगे उस बॉडी का तुम्हें उतना डायमेंशन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मतलब तुम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए हमने क्या लगाया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, और यहाँ जो m है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अभी हुक्स लॉ का हम सबसे पहले यूनिट्स देखेंगे। तो हमें मालूम है स्ट्रेन जो होता है क्या होता है? यूनिटलेस होता है, इसलिए स्ट्रेस का यूनिट है वही यूनिट किसका होगा? हुक्स लॉ का। तो यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन भी क्या होगा इसका? जो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है वही हुक्स लॉ का भी डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन होगा L-1 m1 t-2, बिकॉज स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस है। मतलब जो हुक का डायमेंशन और जो यूनिट है वो फुल्ली किस पे डिपेंड है? स्ट्रेस पे डिपेंड है। अब सबके मन में ये आया होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या? ध्यान से देखना, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट 2। मैं दोनों में मैंने देखा कि दोनों में सेम चेंजेस हो रहा है। मैं दोनों में सेम डायमेंशन का चेंज करता हूँ, मतलब दोनों में मैं डेल्टा एल बढ़ाता हूँ। मतलब मैंने डेल्टा एल मुझे चेंजेस करना है। ओके, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन मुझे दोनों में सेम चेंजेस लाना है। इसमें भी डेल्टा एल, इसमें भी डेल्टा एल। ओके, मतलब दोनों में स्ट्रेन मुझे कैसा चाहिए? सेम चाहिए। लेकिन जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उस पे मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब मान लो ये 1 वाला है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो इस पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो भी कैसा लगाऊंगा? ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ तो जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इस पे मुझे सेम चेंजेस करना है, लेकिन इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है तो इसमें मुझे फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, और इस पे जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा? कम। ओके, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम क्या कर रहे हैं? जिसका मॉडुलस ज्यादा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा है उस पे हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा, उस पे स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अगर हमें कोई पूछता है स्टील और रबड़ में दोनों में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो ज्यादा करके लोगों का आंसर होता है रबड़। तो ये रॉन्ग है। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? स्टील। क्योंकि स्टील को अगर मैं एक बार उसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ और जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ, स्टील रबड़ से पहले अपना पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। मतलब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी कैसा दिखाएगा? ज्यादा दिखाएगा। और जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के हैं। ओके, तीन तरह के मॉडुलस है हमारे पास। पहले वाले को हम बोलते हैं यॉन्ग मॉडुलस, यॉन्ग मॉडुलस। सेकेंड वाले को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और थर्ड वाला हमारा है
यंग बल्क, और थर्ड वाला हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास। पहला है यंग मॉडुलस, दूसरा है हमारे पास बल्क मॉडुलस, और थर्ड वन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ध्यान देना, यंग मॉडुलस हम कब लगाते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके लेंथ में, और उसका जो स्ट्रेन जो उसके ये शेप का जो चेंजेस हो रहा है उसके लेंथ में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। मतलब जिसमें हम बात करते हैं, जब भी हम लेंथ के बारे में बातें करेंगे, हमें लेंथ में चेंजेस करना है, स्ट्रेस लगाना है और लेंथ में ही चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। अगर मैं वॉल्यूम में स्ट्रेस लगा रहा हूँ और वॉल्यूम में कुछ बदलाव होता है, तो उसको हम उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। और अगर मैं उसके शेप को चेंज करना चाहता हूँ और शेप में स्ट्रेस लगाता हूँ और शेप में कुछ स्ट्रेन देखने मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यंग मॉडुलस। ओके, फर्स्ट वन है हमारा यंग मॉडुलस। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये सारे मॉडुलस के पार्ट है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन पार्ट्स हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, और हम क्या पढ़ रहे हैं? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हम y से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम जानते हैं यंग मॉडुलस ये भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यंग मॉडुलस कब लगेगा? जब भी हम लेंथ में स्ट्रेस लगाएंगे और लेंथ में स्ट्रेन देखने मिलेगा, तब हम यंग मॉडुलस कराएंगे। और जब भी हम लेंथ की बातें करते हैं तो क्या आता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का पिछले वीडियो में देखा था, क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेंथ में जो बदलाव हुआ है, तो डेल्टा एल का बदलाव हुआ है, और पहले लेंथ कितना था? वो एल था। ओके, अब क्या करो? ऊपर वाले से नीचे को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? एफ एल, और नीचे वाले को ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा? ए डेल्टा एल। ओके, ये हो गया तुम्हारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। अब यंग मॉडुलस भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पार्ट है, इसका यूनिट भी क्या होगा? इसका यूनिट भी होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसा ही होगा, L-1। क्या होगा इसका डायमेंशन? L-1, M1 और T-2। ओके, ये था तुम्हारा यंग मॉडुलस। जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये एक रबड़ है, इस रबड़ को मुझे स्ट्रेच करना है, तो मैंने क्या लगाया? इस पर फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जिसको मैं बोलूँगा स्ट्रेस। और जब पर्टिकुलर एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिला, जिसको मैंने बोला स्ट्रेन। ओके, तो जो उसका यंग मॉडुलस होगा, मतलब क्योंकि हम लेंथ में चेंजेस कर रहे हैं, लेंथ में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो यंग मॉडुलस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस, जब हम लेंथ में चेंजेस करेंगे। ओके, अब देखते हैं सेकेंड, जिसको हम क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जिसमें हम वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं। ओके, तो बल्क मॉडुलस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा इसका? स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेस का हमने कल फॉर्मूला देखा था। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और इसमें हमने एक डायग्राम भी बनाया था, जिसमें हम एक स्पॉन्ज को लिए थे और उस पर फोर्स लगाए, और उसमें क्या हुआ? हमें इसके वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिला। ये जो स्पॉन्ज है वो छोटा हो गया, और हम सबको मालूम है जब भी वॉल्यूम में चेंजेस होता है और उसमें फॉर्मूला अगर फोर्स अपॉन एरिया है, जिसको मैं प्रेशर भी कंसीडर कर सकता हूँ, चेंज इन प्रेशर। ओके, तो क्या मैं वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह पे चेंज इन प्रेशर लिख सकता हूँ? यहाँ लिखते हैं हम लोग चेंज इन प्रेशर। और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा V अपॉन V।
चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, v डेल्टा p और नीचे आ गया डेल्टा v। सेम ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ या फिर बल्क मॉडुलस। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं पहले देखो बल्क मॉडुलस, इसका यूनिट भी सेम होगा क्योंकि ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही पार्ट है और इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब जस्ट बल्क मॉडुलस का एक अपोजिट चीज होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर उसका बल्क मॉडुलस कम हुआ तो आसानी से वो चीज़ कंप्रेस हो सकता है। अगर मुझे किसी चीज़ को कंप्रेस करना है तो उसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट्स वाई कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1/b। 1/b का मतलब क्या, अगर बल्क मॉडुलस कम है तो कंप्रेसिबिलिटी अच्छे से होगा, अगर बल्क मॉडुलस ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी वो इनवर्स है किसका, अपना बल्क मॉडुलस का। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अब कंप्रेसिबिलिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1 m-1 T2। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है। अब हम देखते हैं लास्ट वन जिसको हम बोलते हैं शियरिंग मॉडुलस भी बोलते हैं और बहुत जगह लिखा रहता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, इसमें हम शेप में चेंजेस करते हैं और इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, g से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। अब शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और शियरिंग स्ट्रेस का स्ट्रेन का हमने कल फॉर्मूला देखा था डेल्टा x अपॉन एल, चेंज इन लेंथ, जो उसमें चेंज इन हुआ हमने देखा था कल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस। ओके, डेल्टा x अपॉन एल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर से नीचे के साथ, ये हो जाएगा एफ एल और इधर आ जाएगा ए डेल्टा x।